दोस्तों इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से नरोरा साइट हो या फिर रावत वाइटा साइट हो। आप सभी लोग को ये तो पता होगा कि यहाँ से आप सभी लोग के लिए ऑपरेटर की बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। और ऐसे में दोस्तों आप सभी लोग के मेरे पास बार बार कमेंट्स आते हैं कि आप ऑपरेटर का जो एग्जाम होता है यहाँ पे एडवांस टेस्ट का पेपर किस लेवल पे आता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो पे मैं स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के अंतर्गत ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई हुई ना उसके एडवांस टेस्ट के पेपर को डिस्कस करने वाला हूँ। इसके पहले मैंने प्रीलिम टेस्ट के पेपर को डिस्कस कर दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर एक आई टैब आ रहा होगा या फिर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसके लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ पर भी जाकर उसे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ, आपका जो ऑपरेटर का एडवांस टेस्ट का पेपर रहेगा इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। ठीक है, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने इस मॉडल पेपर पे जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्जाम से हूबहू मैच करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आपके एग्जाम पे भी लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन पहुँच जाएंगे। सो प्लीज़ आप सब लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा एक छोटा सा चैनल है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं, आपका जो एडवांस टेस्ट होता है यानी कि पेपर 2 होता है, ये एडवांस टेस्ट होता है। आपको तो ये पता है ये स्टेज 2 कहलाता है। ठीक है, आप सभी लोग को ये तो पता है जब आप प्रीलिम टेस्ट को पास कर लेंगे तो आपको एडवांस टेस्ट देने का मौका मिलेगा। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग को पता है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये जो आपका पेपर होता है 150 मार्क्स का होता है, यानी कि आपको ये पेपर जो रहेगा इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 50 क्वेश्चन पे क्या होता है दोस्तों, 20 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप अपने ऑफिशियल सिलेबस में भी देख सकते हैं, नोटिफिकेशन पे भी ये बताए गए हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। आपको इतना मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 50 क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहते हैं, 150 नंबर के रहते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का रहता है। दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1 नंबर की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आप तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। होपफुली आप सब लोग इसके सिलेबस के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब सीधे दोस्तों अपन बात करते हैं मुद्दे की बात, यानी कि क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, ये जो मॉडल पेपर है ना, ये मॉडल पेपर नंबर 1 है। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको 10 मॉडल पेपर और प्रोवाइड करूँगा, जिसकी जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग बताइए कि log 27 log 32 इसका मान क्या होगा, आप सभी लोग को बताना है। इसी सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग इसे कर सकते हैं सॉल्व। एडवांस टेस्ट पे कुछ इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए इसे अपन सॉल्व करते हैं। होपफुली आप सभी लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। ठीक है, तो आप फिर इसे सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों लॉग के अंदर एक नियम होता है, एक छोटा सा नियम होता है। क्या होता है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। लॉग m की पावर n बराबर क्या होता है, log n बटे log m। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाना है और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखला रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, log 27 लिखा। तो सबसे पहले हमने log 27 लिख दिया। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जैसे m वाली पावर है तो ये नीचे गई है। ठीक है, और n वाली पावर ऊपर है, तो सबसे पहले हमने log n की जगह क्या लिख दिया, 27 लिख दिया, और n की जगह अपन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, log 9 लिखेंगे। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग को समझ आया ना। इसी तरह से log 32 के लिए भी इसी तरह से करेंगे दोस्तों, log 32, और यहाँ पे हमने लिख दिया log 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे log यहाँ पे 27 लिखे ना, log 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, इस तरह कर सकते हैं। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे log 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। ठीक है, समझ आया ना दोस्तों। इसी तरह से log 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों। log 32 को अपन क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5। बिल्कुल सही सोचा आपने। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है। इसी तरह से log 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। कोई दिक्कत है ना दोस्तों, इतना तो आप सब लोग समझे ना। ठीक है, अब दोस्तों एक छोटे से कॉन्सेप्ट और लगता है, आप सभी लोगों ने log पे ये पढ़ा होगा, ये जो वाली जो पावर रहती है, ये वाली पावर आगे आ जाती है। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक और कंसेप्ट लगेगा, तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 log 3। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर आगे आ जाएगी, 2 log 3 प्लस 5 log 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से 3 log 2। इतना आप सभी लोग को समझ में आ गए दोस्तों।
अब आपको क्या करना है, इसे सिंपल काट दीजिए। log 3 से log 3 ये कट गया, log 2 से log 2 ये कट गया। अब आखिर में अपने पास क्या बचा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ, 3/2 प्लस 5/3 ये बचा ना। अब आपको इसे क्या करना है, सिंपली इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 3 के 6 आ जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा और 5 दिन 10, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। 19/6 इसका आंसर रहा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हुआ। आप सभी लोग समझे ना दोस्तों। किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है, log 3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी बताई गई, सॉरी यहाँ पे 5 की पावर 3 की वैल्यू कितनी बताई गई है, 125 बताई गई है। ठीक है, 5 की पावर 3 बराबर 125 दिया गया है। अपने को इसे किस में कन्वर्ट करना है, लघु गुणक के रूप में प्रदर्शित करना है। तो चलिए अपन इसे भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे भी लॉग की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लगने वाली है, तो अपन इसे भी देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने बचपन पे ये वाले एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉग पढ़ने पे ही a की पावर b बराबर c, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जब आप इनका लॉग लेते हैं, ठीक है, जब अपन इनका लॉग ले लेंगे तो क्या होगा आप बताइए। जब अपन इनका लॉग ले लेंगे ना तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अपन यहाँ पे लिख देते हैं लॉग लेने पर। ठीक, अपन जब इनका लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए आ जाएगा, यहाँ पे सी रहेगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है, आप लॉग वाले कॉन्सेप्ट पे जाके पढ़ लीजिएगा, 8th क्लास के यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो यही इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। सिंपल सा आपको सिंपल क्या करना था, आपको इस वाले कॉन्सेप्ट को लगाना था और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, होपफुली आप सभी लोग समझे होंगे। किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बहुत पूछे जाते हैं। अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एग्जाम हुआ था, वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे, तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को भी यहाँ पे डाला है। तो आप सभी लोग इसे सॉल्व करने के तरीकों को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे 2 बारी कॉस एक्स लिख गए हैं, इसे आप एक बारी काट दीजिएगा। यहाँ पे सिंपल क्या है, dy/dx माइनस कॉस एक्स बराबर 0 है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉस एक्स 2 बारी लिख गए थे ये नहीं है। ठीक है, तो आप सब लोग इसे इग्नोर कर दीजिएगा। अब आपको बताना है कि इस अवकल समीकरण की कोटि एवं घात कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो dy/dx है, इसमें कोई घात तो लगी दिख नहीं रही है, तो यही इसकी कितनी घात रहेगी दोस्तों, यहाँ पे एक इसकी घात रहेगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसकी एक घात रहेगी, कोटि भी एक ही कहलाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई पावर तो लगी नहीं है, कोटि पे कोई है नहीं। कोटि कैसे हो जाती है दोस्तों, यदि आप यहाँ पे dy/dx इस तरह से रहते हैं, वहाँ पे कोटि डिसाइड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है dy/dx बस है। तो यहाँ पे इसकी पावर और कोटि कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 और 1 इसकी पावर और कोटि हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे देख लीजिएगा दोस्तों, होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, 11th क्लास में मैंने इसे पढ़ा था। ठीक है, और इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं, तो आपने को इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अपन इसे सॉल्व कर देते हैं। बहुत ही छोटा सा रूल लगेगा, तो अपन इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों ये बताइए, जैसे यहाँ पे 1 + i, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं ना, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से 1 - i को भी इस तरह से लिख सकते हैं। देख दिए ना, ठीक है ना, इतना तो समझे ना आप सभी लोग। अब आपको क्या करना है, इसका प्रसार कर देना है। ठीक है, आप सभी लोग इसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका प्रसार कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, i² आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2i आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका फिर से स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से इसका भी अपने को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, i² आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2i आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, स्क्वायर तो रहेगा ही। ठीक है, तो i² की वैल्यू कितनी होती है, आपने पढ़ा होगा बहुत बारी, i² की वैल्यू होती है -1 होती है ना। तो यहाँ पे जब अपन -1 रखेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2i आ जाएगा। ठीक है, अपन इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से i² बराबर क्या होता है, -1 होता है, तो 1 और 1 तो ये कट गया, तो यहाँ पे भी लास्ट पे कितना आ जाएगा, -2i² आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 4i² और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 4i² आ जाएगा। इसी तरह से आएगा ना। अब i² की वैल्यू मैंने पहले बता दिया था, i² की वैल्यू मैंने बताया था दोस्तों -1 होते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगा दोस्तों -8। -8 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, बस इसका प्रसार कर दिया, बस इतना ही मैंने किया है दोस्तों। यहाँ पे मैं जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अपनी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, पाई किस प्रकार की संख्या है आपको बताना है। तो पाई किस प्रकार की संख्या आप सभी लोग बताइए दोस्तों। तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा दोस्तों, पाई किस प्रकार की संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, 3x + 4y के समांतर और बिंदु 1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। ठीक है, चलिए अपन इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, तो अपन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे है ना, तो अपन इस तरह ये वाले समीकरण को तो एच टी से ऐसे लिखेंगे, 3x + 4y बराबर यहाँ पे हम c लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना दोस्तों, x और y की जगह 1 रख देना है, क्योंकि दोस्तों ये x का मान हुआ और ये y का मान हुआ। तो यहाँ पे 1 का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3, और यहाँ पे 1 का मान रख देते तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो c के वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से c के वैल्यू आ जाएगी 7। इतना समझ में आया दोस्तों। अब यहाँ पे जो समीकरण लिखा ना, इसके समांतर एक समीकरण क्या आ जाएगा दोस्तों, 3x + 4y बराबर सी की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। होपफुली आप सभी लोग समझे होंगे। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, आप एनसीईआरटी के 11th वाले बुक को एक बार रीड कर लीजिएगा मैथ की, तो वहाँ पे आप उसे देख सकते हो कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मैं यहाँ पे मॉडल पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, पूरा सिलेबस तो पढ़ा दे रहा हूँ मैं कि 11th का क्या होता है, 12th का क्या होता है, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट बता दिया हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। ये एक डेमो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को देख के अपने टॉपिक को वहाँ से कंप्लीट कर लेना है। एनसीईआरटी से पढ़िएगा आप सब लोग। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को तो आप सब लोग समझ गए ना। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको क्या करना है, 2 + -3 का मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है, तो चलिए अपन इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। मॉड्यूलस आपने पढ़ा होगा, मॉड्यूलस यानी कि आयाम हुआ। ठीक है, इसका अपने को आयाम निकालना है। तो जब भी इस टाइप का सिचुएशन होते हैं ना, तो थोड़े से सबसे पहले अपन इसे क्या कर देते हैं, सबसे पहले तो आप सभी लोग मुझे ये बताइए कि आई को अपन क्या लिख सकते हैं। आई को अपन क्या लिख सकते हैं, आप सभी लोग मुझे ये बताइए। अपन इस तरह लिख सकते हैं, आई की वैल्यू कितने होती है, √-1 होती है। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अपन इसे कैसे लिख सकते हैं, आप मुझे ये बताइएगा। सबसे पहले तो अपन इसे इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1 सेकंड रुकिएगा। तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 + 3i इस तरह से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्योंकि आई की वैल्यू कितने होते हैं, -1 होते हैं, तो बस मैंने वही कर दिया है। ठीक है, अब इसका अपने को मॉड्यूलस निकालना है। तो मॉड्यूलस में क्या होता है दोस्तों, इनका स्क्वायर हो जाता है। जैसे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद 3 के, ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कोष्टक पे लगा देता हूँ, कन्फ्यूज हो जाएगा नहीं तो आप। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 × 2 × 3i, ये पे कोष्टक रहेगा। ठीक है, इतना आप सभी लोग समझे ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9i²। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 12i आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने मॉड्यूल्स लगा दिया फिर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन इसे सॉल्व करते हैं।
तो दोस्तों चलिए अपन इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 प्लस -3i का मॉडुलस अपने को ज्ञात करना है। तो मैंने ये वाले कॉन्सेप्ट को तो आपको बताया है, i बराबर क्या होता है, -1 का अंडर रूट होता है। ठीक है, तो अपन इसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसे अपन लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को 2 + 3i इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि i की वैल्यू कितनी होती है, i की वैल्यू होती है -1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपने को क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस जब अपन इसका निकालेंगे ना तो इसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरह कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं इस तरह से कर देता हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा, मैंने गलत लिख दिया था वहाँ पे, सॉरी उसके लिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह से ही रहेगा, क्योंकि मैंने अंडर रूट को ध्यान ही नहीं दे पाया था। कुछ इस तरह से हो जाएगा, सिर्फ -1 को छिपाने के लिए यहाँ पे मैंने i का यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन इसके स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों i का स्क्वायर करेंगे तो i का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये रूट रहेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक इसका परफेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, एक कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i² बराबर कितना होता है, i² बराबर होता है -1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी टेंशन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इतना समझ गए होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 5x⁴ का अवकलन क्या होगा, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए अपने सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अपने को x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ठीक है, तो अपन इसे सॉल्व भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन 5 को बाहर कर लेते हैं, क्योंकि 5 से कोई लेना देना है नहीं। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, d/dx और x⁴ आ जाएगी। अब अपने को अवकलन करना है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x⁴ -1, x⁴ -1 ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं फिर से लिख देता हूँ, 5 × 4 x⁴ -1 यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 5 को 20 और x⁴ कौन से ऑप्शन पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। इतना आप सभी लोग समझ गए ना, तो बेसिक से प्रॉपर्टी है, आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कि अपन एक यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट पे लिख देता हूँ, वो आपने पढ़ा होगा, वैसे मेरे को लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे जैसे ये वाला लिखा है, अपने को क्या करना है, a⁴x का अपने को n, इसका अपने को अवकलन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे अपन, a को तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो दोस्तों आपने ये वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपने ये तो पढ़ा होगा, d/dx x⁴n है, जब अपन इसका अवकलन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, n x⁴n - x, यही होता ना, आपने पढ़ा होगा, बस यही करना था और आपका आंसर आ चुका। मैंने यहाँ पे यही किया है, यही कॉन्सेप्ट है। आप सब लोग ज़्यादा हो तो बेसिक प्रॉपर्टी को आप 11th या फिर 12th वाले डिफरेंशिएट वाले मतलब चैप्टर से उसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। वैसे सिंपल सा था, बेसिक था बिल्कुल। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, त्रिभुज ABC का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, आप सभी लोग करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ठीक है, फिर जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ना, जिसपे इस तरह का शीर्ष दिए रहते हैं, इस तरह के शीर्ष दिए रहते हैं, उनके लिए मैं एक फॉर्मूला बता दूंगा, इसकी मदद से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सभी लोग इसे ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। फॉर्मूला होता है a = 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y2 - y1 प्लस x3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, y1 - y2। आपको इस फॉर्मूले पे x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, x1 ये होगा, क्या होगा दोस्तों, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, और ये y3 हो जाएगा। बस आप इस फॉर्मूले पे यहाँ पे इसका मान रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व पूरा नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 9/2। इतना आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से बता दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, आप इसे जब कॉपी पे करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लिख के बताऊंगा उतना अच्छा आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इसे नहीं करा रहा हूँ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, आपको बताना है।
तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, यानी कि ऊंचाई पेड़ की लंबाई के बराबर है, तो यहाँ पे 45 अंश ही रहेगा। ये वाले क्वेश्चन को करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिंपल से यही हुआ, आपने 10th में पढ़ा होगा कई बार। यहाँ पे जो पेड़ है इसकी लंबाई भी एक है, ये है। तो आप यहाँ पे जब 10 थीटा लगाएंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 1 आएगी। तो थीटा की वैल्यू 1 किस मान पे रहती है, 45 अंश पे रहती है। वही क्वेश्चन पे पूछा गया था, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल सा था, याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में आपको बताना है कि cos a + b/2 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, ठीक है। यहाँ पे मैं कोण ही लिखा हूँ, कोण ए, कोण बी, कोण सी, इनका वैल्यू कितने होते हैं, 180 अंश होते हैं, ठीक है। इतना तो आप सब लोग को पता ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a + b, अपन सी का आप तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 180 - 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पे यही करना था, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पे कर देते हैं। जैसे यहाँ पे a + b/a लिखा ना, आपको यहाँ पे इसकी जगह ये लिख देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो cos यहाँ पे आ जाएगा 180 - c/2, ये आ जाएगा, ठीक है। और अपन इसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपन इसे लिख सकते हैं cos 180/2 - c/2, इस तरह से कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 90 - c/2। दोस्तों आसपास मेरे कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही होगी, तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, ये बगल पे रहता है, वही शैतानी करता रहता है, तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। cos 90 - थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है, ठीक है। cos 90 - थीटा क्या होता है दोस्तों, sin थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos 90 - थीटा बराबर कितना होता है, sin थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों, sin c/2, कौन सा ऑप्शन पे है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। कोई दिक्कत वाली बात है, मैंने आपको समझा दिया ना, यहाँ पे sin c/2 इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो चलिए अपन इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पे क्या बताया गया है, एक वृत्त है जिसका समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x² + 2y - 8x - 12y - 24 दिया हुआ है। तो आपको इसका क्या करना है, आपको इसका सेंटर और इसकी रेडियस अपने को ज्ञात करना है। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपने इस वाले कॉन्सेप्ट को 11th या फिर 12th पे पढ़ा होगा, ठीक है ना। आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगा, तो आप सभी लोग को इसे ध्यान से देखना है, ठीक है। तो वृत्त का समीकरण वैसे होता क्या है, सबसे पहले तो आप सभी लोग मुझे ये बताइए। तो एक वृत्त का समीकरण होता है, आपने पढ़ा होगा x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे रेडियस इसकी रहती है, ठीक है, रेडियस इसकी यही रहती है, ठीक है। तो चलिए अपन इसे सॉल्व कर देते हैं, तो वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो वृत्त का समीकरण है ना, इसमें अपन 2 का भाग लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख के 2 का भाग लगा देता हूँ, बस आप सब लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। 2y² - 8x + 12y - 24 = 0। अपन इसमें क्या करते हैं, 2 का भाग लगा देते हैं। जब अपन इसका 2 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x² + y² - 4x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12y = 0। ये आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत आपको है नहीं। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट बनाना है। जैसे यहाँ पे कितना है, -4 है और यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे इसकी वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर से लिख देते हैं, वाली इक्वेशन को यहाँ पे सबसे पहले इसे तो इरेज करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 का भाग लगा दिया था, ये तो आपको पता चल गया ना। तो इसे आप यहाँ पे कैसे बनाए थे, यहाँ पे आपने लिख दिया थे इसे x² + y², यहाँ पे -4x प्लस -6y, और यहाँ पे कितना ले लिए थे 12 = 0, ये लिखे थे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे x² लिखा है और यहाँ पे कितना है 4x लिखा है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक छोटा सा दिमाग लगा रहे हैं। अपने को यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यदि आपने यहाँ पे -4 को जोड़ भी देते हैं और -4 को घटा भी देते हैं, ठीक है, इस तरह करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इक्वेशन पे, ठीक है। और इसी तरह से आपने यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे y² लिखा है और यहाँ पे
6y लिखा है। तो ऐसे में अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप सभी लोग बताइए दोस्तों। यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं, 9 को अपन जोड़ भी सकते हैं, 9 को घटा भी सकते हैं, और यहाँ पे मैंने 12 को लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना तो आप सभी लोग समझदार हैं ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। जब हम इसे करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया, यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। बन गया ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या बनेगा, x - 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बनेगा दोस्तों, y - 3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा ना, इतना आप सभी लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 ये लिखा है और यहाँ पे -9 लिखा हुआ है, ठीक है। इन सभी को जोड़ घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, जब आप इन्हें जोड़े घटाएंगे बराबर किस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनकी तुलना कर देना है। तो a की जगह क्या आएगा, a की जगह -2 आ जाएगा, b की जगह कितना है, 3 है। तो इसका केंद्रक क्या होगा, इसका केंद्रक हो जाएगा दोस्तों, इसका केंद्रक हो जाएगा 2, 3, इसका केंद्रक हो जाएगा। और त्रिज्या क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे r² रहेगा। तो r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितने है, 25 बताई गई है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे त्रिज्या इसकी आ जाएगी 5। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी लोग समझ गए होंगे। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है, एक बार आप NCERT 11-12 पे देख लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका माध्यक 3 दिया हुआ है, तो इसका अपने को माध्य बताना है। तो यहाँ पे माध्यक दिया है, यानी कि एवरेज दिया हुआ है। तो चलिए अपन इसे सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसे जोड़ देना है। 1 + 2 + x + 4 + 5। यहाँ पे कितनी डाटा दी हुई है, 5 दी हुई है, और इनकी वैल्यू यहाँ पे कितनी बताई गई है, 3 बताई गई है, ठीक है। बस आप इसे जोड़ घटा दीजिए, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, x की वैल्यू को फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 × 15 आ जाएगा, -9 × 4 13, सॉरी यहाँ पे 9 आ जाएगा, 5 × 4 9, 9 2 11, 1 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसे घटा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। इतना तो आप सभी लोग समझ गए, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, 5 समरूप गेंदों से 2 गेंदों के चयन करने के तरीका क्या होगा। तो दोस्तों थोड़े सा आप सभी लोग खुद दिमाग लगाइए कि इसमें यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो सकता है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, 5 समरूप गेंदों से 2 गेंदों का चयन करने के तरीके क्या होगी। समरूप गेंद बोला है, यानी कि जो गेंदे हैं ना, जैसे यहाँ पे मैं गेंद बना देता हूँ, बॉल बना देता हूँ, ये एक जैसी हैं, तो अपन 2 गेंदों को भी चयन करेंगे तो तरीका तो एक ही रहेगा ना। क्वेश्चन पे यही पूछा गया था, तो एक इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक छोटे से ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप पूर्ण वर्ग वगैरह को जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी जो संख्या होगी, पूर्ण वर्ग जब होगा तो उनके इकाई के अंक पे 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आ सकते हैं। तो जिन पे ये वाला ऑप्शन होगा तो वो हो ही नहीं सकता है। तो आप यहाँ पे पहले ही देखेंगे ऑप्शन नंबर बी पे 8 है, तो ये इकाई का अंक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन पे यही पूछा गया था, और आप इन कॉन्सेप्ट को भी याद रख लीजिएगा। 2, 3, 7, 8 ये पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर पे नहीं होती है, इकाई के अंक पे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, 15, 20, 25, 135 के बीच कितने पद हैं अपने को बताना है, यानी कि यहाँ पे कितने टर्म है अपने को बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सब लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो सीरीज लिखी हुई है तो किस टाइप की सीरीज है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे छोटा सा एक काम कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा घटा जोड़ के कर सकते हैं। जैसे कि अपन 15 में क्या जोड़ते हैं तो 5 आते हैं, 20 में जोड़ते हैं तो 5 आते हैं, यानी कि यहाँ पे सर्वांतर कितना आता है, 5 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी रहेगी, 15 रहेगी, यानी कि ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब अपने को कितनी वैल्यू पता करना है दोस्तों, यहाँ पे अंतिम पद कितना दिया गया है, अंतिम पद यहाँ पे दिया गया है 135 दिए गए हैं। अपने को क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पदों की संख्या निकालना है, तो L बराबर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, A n-1 D, ये होता है ना समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है, 135 दी हुई है, A की वैल्यू कितनी है, 15 दी हुई है, यहाँ पे N की वैल्यू अपने को फाइंड करना है, और यहाँ पे D की वैल्यू कितनी है, 5 दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लस लगा दी ना तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है।
तो 15 में से 135 को घटा देंगे, सॉरी 135 से 15 को अपन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा 5n और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये जब -5 वाला है यहाँ पे इससे आंसर जुड़ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 125 बराबर 5n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 25 आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। यहाँ पे 25 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को इंटीग्रेशन अपने को करना है। 12th का क्वेश्चन है sec² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा अपने को बताना है। ठीक है, तो चलिए अपन इसे सॉल्व कर देते हैं। वैसे एक फॉर्मूला है, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। तो इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 10x + c। आप सभी लोग c लिखना भूल मत जाइएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सोचिए, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, मैं इसे यहाँ पे सॉल्व भी कर रहा हूँ सीधा। यहाँ पे क्या अपन सबसे पहले ये वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 64 / 4। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह से बटे पे दिया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 82 - 80 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितने बारी में कटेगा 16 बारी में कटेगा। तो 16 में से अपन 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 2 पासे फेंके जाते हैं और एक और संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए कि जिससे जोड़ 7 है। क्वेश्चन पे ये बोला गया है 2 पासे अपने पास है। ठीक है, तो ऐसे कितने तरीके हैं जिससे जोड़ 7 आते हैं, क्वेश्चन पे यही पूछा गया है ना। ठीक है, तो चलिए अपन इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे दोस्तों सबसे पहले कितने पासे हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 पासे हैं। ठीक है, तो 7 की कैसे आएगा, सबसे पहले अपन 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसके बाद 3 और यहाँ पे 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसी तरह से दोस्तों अपन क्या करते हैं, इनका रिवर्स भी हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 4 3 आ जाएगा। यानी कि कितने तरीके होते हैं दोस्तों, 6 तरीके होते हैं जिसके जोड़ 7 आता है। इतना था क्वेश्चन। ठीक है, अब दोस्तों फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं, तो अपन फिजिक्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर सकते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन पेपर आपके एडवांस टेस्ट पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप सभी लोग ईमानदारी से देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ना, आपके एग्जाम पे लेवल में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टेस्ट करके आप सभी लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। ठीक है, तो अपन फिजिक्स वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या लिखा गया है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की अर्थ की ओर खींचते हैं। तो क्वेश्चन पे यही बोला गया है, ऐसा कौन सा बल है जिसके कारण जो अर्थ होती है किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस का करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है। यहाँ पे पेनिसिलिन बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका मुख्य स्रोत क्या है। क्या है दोस्तों, बताइए, कवक, यानी कि फंजाइस का यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा और टिल की मिश्र धातु क्या कहलाती है। तांबा और टिल यानी कि कांसा, आपने कई बार पढ़ा होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताना है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IUPAC वाले नाम क्वेश्चन को आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे रासायनिक नाम भी लिख देते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। तो आपको बताना है कि CH3 बॉन्ड CO CH3 इसका नाम क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, सिंपल सा एसीटोन होगा। जहाँ पे CO आ जाता है, टोन मतलब ओन वाला ऑप्शन आ जाता है, तो एसीटोन इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है। तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस होता है ना, कांच का बना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस पे किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ लिया गया है, किस पदार्थ का बना होता है, तो कांच का बना होता है। ठीक है, क्योंकि जो ठंडे वाले इलाके होते हैं ना, यानी जहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती है, वहाँ पे जो खेती वगैरह होती है, तो कांच के घर पे क्या करते हैं, तो उसी से यहाँ पे नाम ले लिया गया है ग्रीन हाउस। और ग्रीन हाउस जो गैस मतलब घर होता है, कांच का बना होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन पे पूछा गया था, आप सब लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन DNA अणु का घटक नहीं है। तो DNA अणु में क्या नहीं होता है दोस्तों, यूरेसिल नहीं होता है। ठीक है,
ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, बाकी एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन ये सभी डीएनए अणु में होते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग आए दिन ये तो सुनते होंगे कि भारत सरकार ने या फिर आपके अपनी एयरफोर्स हो गए, तो आप वहाँ सुनते होंगे कि ये वाला फाइटर जेट इतने मैक का है। तो मैक किसका यूज करते हैं? जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं ना, उसकी चाल निर्धारण करने के लिए मैक का यूज करते हैं। तो वही क्वेश्चन पे पूछा गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में कार्बनिक पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाहन की गति मापक यंत्र क्या बताता है उसकी? तो किसी वाहन की गति मापक यंत्र उसकी क्या बताता है दोस्तों? ताक्षणिक चाल बताते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? तो दोस्तों आप सभी लोग वेग देखेंगे, वेग जो है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लंबाई हो गया, ये अदिश राशि है। तो आप सभी लोग इसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला गया था, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन नहीं करते हैं? तो बताइए दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ये जैसा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को सोचने के लिए दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग सोचिए और इस क्वेश्चन के आंसर को बताइए। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर रहेगा, जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं ना, प्रोटॉन का उत्सर्जन नहीं करते। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा? आप सभी लोग को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग ने पढ़ा होगा कई बार। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि विभवांतर मतलब होता क्या है। तो विभवांतर का मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला तो नहीं लिख रहा हूँ, आप सभी लोग को डेफिनेशन ही बता रहा हूँ। विभवांतर बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटे आवेश, यही होता ना। यहाँ पे मैं आवेश लिख दिया, आवेश। ठीक है, यही होता है ना। अब अपने को विभवांतर तो दिया हुआ, विभवांतर कितना दिया गया है, 11 वोल्ट दिया गया है, और आवेश कितना दिया गया है, 5 वोल्ट दिया, 5 कूलाम दिया गया है। बस आपको इसका मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसका कार्य निकालेंगे तो कार्य कितना आ जाएगा दोस्तों, विभवांतर इंटू आवेश, यही आ जाएगा ना। यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 इंटू 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 55 जूल। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 55 यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच कोण कितना होता है? अब यहाँ पे क्या बोला है, कार्य शून्य हो रहा है, तो ऐसे में जो अपना कोण रहेगा कितना होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे शून्य होगा दोस्तों, 90 अंश होगा, यही होगा ना। जब अपन किसी वस्तु को सर पे रख के कहीं भी जाते हैं तो कार्य शून्य होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी यहाँ इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों, 343 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि का वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करते हैं उन वस्तुओं को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? आप सभी लोग बताइए। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, दीप्त या फिर दीप्त वस्तु या फिर दीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि लुमिनियस वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिससे वस्तु सूर्य की तरह अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण पे प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बिंदु के साइज का बनता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ये जैसा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता सकते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, आभासी, सीधा और बिंदु के साइज का, यानी कि उत्तल दर्पण। ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन पे यह बोला गया है, 18 वोल्ट की बैटरी एक विद्युत बल्ब में 3 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ओम का नियम आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर IR होता है, यही होता है ना, V बराबर IR होता है। तो R बराबर क्या होगा दोस्तों, V/I होगा। ठीक है, V की वैल्यू कितनी दी गई है, 18 वोल्ट दी गई है। I की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यानी कि I की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 एम्पियर दी गई है। तो आप इसे भाग लगा दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। ओम यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधक कहलाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उस पर एक नए क्वेश्चन इस तरह पूछे ही जाते हैं। तो बताइए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या बोला है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो जो कैथोड रे है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, 30 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने केल्विन होता है? तो यहाँ पे सेल्सियस को केल्विन में अपना कन्वर्ट करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जो 273 होता है ना, उसमें अपन जोड़ देते हैं। यही क्वेश्चन पे बोला गया था। तो 30 डिग्री पे अपन 273 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 303 आ जाएगा। 303 केल्विन क्वेश्चन पे यह पूछा गया था। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? तो सीमेंस में मापन किसका किया जाता है? विद्युत चालकता का। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने मैग्नीशियम के बारे में ये तो सुना होगा, आपने शायद 12 तक ही केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा। तो यहाँ पे Mg+2 रहते हैं, तो यही इसकी संयोजकता होती है। तो यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों? ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो गई? +2 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O2 + Cl2, यहाँ पे 2HCl लिखा है, O2 लिखा है। अब आपको बताना है कि H2O2 इस अभिक्रिया में किस तरह कार्य करता है। तो आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि H2O2 जो है ये एक अपचायक की तरह कार्य करता है इस अभिक्रिया में, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मेथिल ऑरेंज होता है, मेथिल ऑरेंज किस टाइप से होता है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो मेथिल ऑरेंज होता है ना, अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी जब स्किल टेस्ट हो जाता है ना, स्किल टेस्ट में कुछ इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे प्लांट ऑपरेटर का जब स्किल टेस्ट हुआ था, उस पर लगभग इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे कि मेथिल ऑरेंज, ठीक है, जो फिनोप्थिलीन हो गए, इस तरह से वहाँ पे स्किल टेस्ट में पूछे जाते हैं। वैसे तो NPCIL पे स्किल टेस्ट नहीं होता है, लेकिन आप सब लोग इसे अपने नॉलेज के लिए याद करके रख लीजिएगा। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है, ठीक है, इतना आप सब लोग समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, आप सभी लोग को ये बताना है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि COOH क्या कहलाता है? इसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु है ना, ये क्या कहलाएगा दोस्तों? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिन गैस मुख्यतः क्या होती है? सिन गैस यहाँ पे पूछा है, तो सिन गैस क्या होती है आप सभी लोग बताइए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। तो सिन गैस क्या होती है दोस्तों? CO+H2, यानी कि ये होती है सिन गैस। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं? सिन गैस बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो साहब आप सभी लोग देखे होंगे, विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, ये जल में विलय होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। और कभी कभी क्वेश्चन पे ये भी पूछ लेता है कि विटामिन ए का स्रोत क्या है, तो आप सभी लोग उसे देख लीजिएगा। गाजर, मूली, ये तरह पूछ लिया जाता है, तो आप उसे देख लीजिएगा। इसी तरह से दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन से विटामिन है जिसे गर्म करने पे विटामिन नष्ट हो जाती है? तो विटामिन सी ही उसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हवा की गति बढ़ जाती है तो दाब क्या होता है? जब हवा की गति बढ़ जाती है तो दाब में क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? दाब घट जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो चट्टान, खनिज में किस तत्व की बहुलता होती है दोस्तों सबसे ज़्यादा? तो सिलिकॉन की होती है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह हो जाते हैं? यहाँ पे क्या बोला दोस्तों? मधुमेह यानी कि डायबिटीज किस अंग के कारण हो जाता है दोस्तों? अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज के कारण इसका हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। होपफुली दोस्तों मैंने इस मॉडल पेपर पे मैंने आपको जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन पे इन क्वेश्चन को लेकर किसी भी तरह का डाउट है ना, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
और दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, यदि आप चैनल पर पहली बार ही आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप सभी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और दोस्तों यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे अपना नंबर लिख देता हूँ। आप मेरे से इस नंबर पे मॉडल पेपर की जानकारी को ले सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है दोस्तों। आप इन मॉडल पे कांटेक्ट करके मेरे से इस तरह के मॉडल पेपर ले सकते हैं। मेरे पास इस तरह के 10 मॉडल पेपर हैं। ठीक है, मैंने एक मॉडल पेपर को अपने दिखा दिया है, इसी तरह से लेवल उस मॉडल पेपर पर भी रहेगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके इन मॉडल पेपर की जानकारी को ले सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों यदि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप सभी लोग के लिए मैंने प्रीलिम्स और एडवांस टेस्ट के लिए 10-10 मॉडल पेपर को तैयार किए हैं। मैंने बहुत मेहनत से इन मॉडल पेपर को बनाया है। यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो सिर्फ 49 रुपये पे करके आप इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, आप यहाँ पे करके इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं। ठीक है, यदि तो दोस्तों आपको 50 रुपये पे करके आप स्क्रीन पे इस नंबर को देख सकते हैं। इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट खींच के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है ना एग्जाम से रिलेटेड तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मैं आपको रिप्लाई तुरंत दे दूंगा। ठीक है।